everybody, welcome to Blade Learner. I am Manu and I will be teaching you geography. I hope you all are doing well. पढ़ाई अच्छी चल रही है और सेहत पे भी आप अपना ध्यान दे रहे हैं. तो since we are starting this journey together, क्लास 12th की हम ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और हम इस वजह से हम अप्रोच सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या रहेगी हमारी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी दो किताबें होंगी. एक तो है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और दूसरी है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी. इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी क्यों, ज्योग्राफी क्यों नहीं है? थोड़ा ऑड सा नेम है. इट्स बिकॉज अब जो आप क्लास 12th में देख रहे हैं काफी स्टार्कली डिफरेंट है देन वॉट एवर यू लुक्ड एट इन क्लास 11th. क्लास 11th में जो हमारा अप्रोच था वो बहुत कॉन्सेप्चुअल था. हम फिजिकल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स को समझ रहे थे, लैंड फॉर्म्स, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी. डिफिकल्टी लेवल हायर था इन मेनी वेज. इंडिया का जब हम देख रहे थे तो पूरा लैंडस्केप हमने ट्रैवर्स किया, आप लोगों ने किया होगा इन योर क्लास 11th. तो अब जो अप्रोच है वो डिफरेंट है. अब ह्यूमन बीइंग्स आ गए इन द पिक्चर. पहले हम स्ट्रिक्टली ज्योग्राफिकल फिनोमेना को देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे. अब हमारा जो सिचुएशन है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा. वी विल बी लुकिंग एट द इंटरैक्शन बिटवीन योर ज्योग्राफिकल फिनोमेना एंड ह्यूमन बीइंग्स. और उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत डेवलप होती है. चाहे वो आपकी बुक 1 हो या बुक 2, दोनों में ही इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस होगा. सो आई विल शो यू द कंटेंट्स फॉर दिस बुक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अब, ह्यूमन ज्योग्राफी. ठीक है. इसका फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड स्कोप. आई थिंक व्हेन आई वाज इन स्कूल, my teacher, she didn't pay as much attention to this chapter. तो 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर तक आ सकता है इस चैप्टर में से. आई विल नॉट से कि कोई 5 मार्कर या इस तरीके का आएगा, क्योंकि इन अ नटशेल चैप्टर ही कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट्स के अराउंड है और वही ढिंडोरा बार बार पीट रहे हैं और वही उसी को पॉइंट को हिट कर रहे हैं विथ डिफरेंट एग्जाम्पल्स. तो ऐसा कुछ बहुत उसमें आपको बहुत ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इस चैप्टर पे. नाउ एज यू विल बी स्टडी, यू विल रियलाइज कि कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं और इतना सारा सिलेबस है. तो यू शुडंट गिव अनड्यू अटेंशन टू चैप्टर्स लाइक दीज. ठीक है, आप पूरा पढ़ें, पूरा रिवाइज करें. वी आर विथ यू. कहीं भी आपको डिफिकल्टी आती है, वी आर हियर. हमारे लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं. पर टाइम मैनेजमेंट एक डिफिकल्टी हो जाती है. तो एट दैट पॉइंट इस चैप्टर को आप अभी कर लें और फिर उसके बाद आप इसको व्हेन यू रिवाइजिंग यू कैन प्रायोरिटाइज अदर चैप्टर्स एंड देन यू कैन लेटर डू दिस. तो आई विल शो यू द कंटेंट्स ऑफ द बुक, क्योंकि बुक समझ लेते हैं किताब किस बारे में, ताकि हमें ईज हो एज वी ट्रैवर्स आवर वे इनटू द मेजर टॉपिक्स. तो यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी का ये छोटा सा चैप्टर हो जाएगा नेचर एंड स्कोप समझने के लिए. फिर आपका आ जाता है द मेन एस्पेक्ट्स. जब हम शुरू कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ह्यूमंस एंड ये ज्योग्राफिकल फिनोमेना का क्या रिलेशन है, पॉपुलेशन. फिर हम उसकी डेंसिटी, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब पढ़ रहे हैं. और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है फॉर योर हाउ यू शुड स्टडी. एनसीईआरटी तो आपका मेन स्टे है ही, जो आप पढ़ेंगे ही, एंड आपको उसको वर्ड बाय वर्ड अच्छे से समझना है, इन बिटवीन द लाइंस भी समझना है. उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको यहाँ से हो जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे. और आपको ये भी समझना है कि 2 किताबें हैं और उसमें काफी चीजें ओवरलैप हो रही हैं, इन द सेंस कि पॉपुलेशन वाला जो सेगमेंट है, जो सेकेंड यूनिट जो है आपका, वो आपका इंडिया ज्योग्राफी में भी दिया हुआ है. ठीक है. तो आप इसको पढ़ो, यहाँ से वर्ल्ड का आपको एक आइडिया हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. और फिर सिमिलर कॉन्सेप्ट्स आपकी इंडिया ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक में आएंगे. क्लास 12th की बात चल रही है यहाँ पे. और उसमें भी आपका इंडिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, हाईएस्ट लोएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है, फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल हैं, वो साथ साथ हो जाएगा. वैसे ही आपका
जो थर्ड यूनिट है उधर इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वो आपकी इंडिया की टेक्स्ट बुक में भी है। तो दोनों चीजों को आप साइमल्टेनियसली पढ़ लोगे तो दैट विल बेनिफिट यू अलॉट। इवन आई विल ट्राई कि मैं साइमल्टेनियसली लेक्चर्स को अरेंज करूं सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट्स भी इस किताब में भी है और इंडिया इकोनॉमी वाली में भी है। ठीक है, सो दिस इज लार्जली द आउटले। ये सब हमारा एम्फेसिस रहेगा सेकेंडरी, इट्स मोर वर्ल्डली, यू कैन से दैट। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे 11th स्टैंडर्ड में वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लग रहा था, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा कि क्या है। आई मीन नॉट एब्स्ट्रैक्ट एग्जैक्टली, पर ऐसा लग रहा था कि यार ये कितना डिफिकल्ट है, ये लैंड फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, ये मॉनसून्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ईस्टर्लीज एंड ऑल ऑफ दैट। तो थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी ग्रैब ऑन करने में कि ये क्या हो रहा है। पर यहाँ पर जो हो रहा है ना, ये बहुत रियलिटी में एम्बेडेड है। ये रियल वर्ल्ड में आप देखते हो अपने आसपास, है ना। प्राइमरी एक्टिविटीज, फार्मिंग हो गई, सेकेंडरी एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ये सब आप आसपास देखते रहते हो। ह्यूमन सेटलमेंट्स, अब अपनी कॉलोनी में जाओगे निकल के, आप का पूरा मैप आप विजुअलाइज कर सकते हो। मैप्स, गूगल मैप्स इतने हैंडी हो गए आजकल, सो वी ऑल आर वेरी गुड विथ ऑल ऑफ दिस दीज डेज। तो ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी और इंडिया वाली किताब भी इसी तरीके से इंटरेस्टिंग रहेगी। तो हम थोड़ा बढ़ते हैं आगे। बाय द वे, दिस इज नोशन। मैंने नोशन पे ये नोट्स बनाए हुए हैं। आप भी, आई वुड सजेस्ट, अगर आप डिजिटल नोट मेकिंग करते हैं, अगर आप नोट्स नहीं बनाते दैट्स फाइन, अगर आप लिख के नोट्स बनाते हैं दैट इज ऑल्सो फाइन। पर अगर आप डिजिटल नोट मेकिंग करते हैं तो नोशन आप यूज कर सकते हैं। दे आर नॉट स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो इन केस, बट या इट्स प्रीटी कूल एंड इमेजेस वगैरह आप मतलब सब कर सकते हो। सो नेचर एंड स्कोप स्टार्ट कर देते हैं, इनफ अबाउट हियर एंड देयर। तो इस चैप्टर में लार्जली ना, आई विल टेल यू, जब आप कॉलेज जाओगे, जिसके लिए आप इतनी तैयारी कर रहे हो, इतना पढ़ाई कर रहे हो और आपको चाहते हो कि नंबर भी अच्छे आए, तो वेन एवर यू विल एंटर कोई भी डिग्री हो आपकी, हिस्ट्री करो, ज्योग्राफी करो एंड सोशियोलॉजी, लॉ, कुछ भी पढ़ो, the first thing that you will be looking at is the theoretical aspect। ये क्या बोल दिया मैंने इतना डिफिकल्ट सा, theoretical, ये सब आपको पढ़ना है बाय द वे 1-2 साल बाद। तो थियोरी को आप समझते हो कि इस सब्जेक्ट की थ्योरी क्या है। कुछ लॉज, जैसे न्यूटन के लॉज पढ़े थे, फ्रिक्शन वगैरह, जो भी मुझे याद नहीं ज्यादा। तो उसकी 3 लॉज ऑफ मोशन वो क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें आगे के कॉन्सेप्ट समझ में आए, ताकि हमें पूरा परव्यू लार्जली समझ में आए कि किस बारे में। सिमिलरली यहाँ पर भी, इन एनी सोशल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट, आई विल एनोट, वेट अ सेकेंड। तो कोई भी सोशल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट भी होगा तो उस पर थियोराइजिंग का एस्पेक्ट आ जाएगा। ठीक है, कि हम इस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करें, इसके लॉज क्या है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कैसे करें। वही सेम चीज इस पूरे चैप्टर में आपको मिलेगी। डिबेट्स हैं इसमें ज्योग्राफी के, कि ज्योग्राफर्स जो है एक्चुअल में ह्यूमन ज्योग्राफी को अप्रोच कैसे करते हैं। आपने क्लास 11th की जो टेक्स्ट बुक है उसमें पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव लुक्ड एट। उसमें भी एक चैप्टर था शुरू में कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। उसमें आपने ब्रांचेस देखी होंगी ऑफ ज्योग्राफी, है ना। उसी में से एक ब्रांच है ह्यूमन ज्योग्राफी। और वही, उसको कैसे ज्योग्राफर्स ने अप्रोच किया है, व्हाट इज देयर अप्रोच, कि इस इतने बड़े सब्जेक्ट को कैसे समझें, इसका लॉ क्या होगा, वो इस चैप्टर में लार्जली। ठीक है, तो ये काफी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं। आइस ब्रेकर है ये चैप्टर। ठीक है, इससे आप इंट्रोवर्ट्स के लिए आइस ब्रेकर्स ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये चैप्टर जैसे इंट्रोवर्ट्स को कुछ सोचना पड़ता है कि हाउ डू वी ब्रेक द आइस। सिमिलरली ये जो चैप्टर है ना, ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी से आइस ब्रेकर है, कि आप इंट्रोडक्शन ले रहे हो, आप समझ रहे हो कि ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, मोटा मोटा इसमें यही है। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव पॉइंटेड दिस आउट। तो ये डिबेट है, एक एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कि कुछ ज्योग्राफर्स सोच रहे हैं कि ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी एट लार्ज को
थियोराइज करना चाहिए, कोई थ्योरी होनी चाहिए, कोई एक लॉ हो सकता है समझने के लिए, या फिर उसे डिस्क्राइब करना चाहिए। तो साइंटिफिकली जो लीनिंग होते हैं ना, वो ज्यादा थियोरेटिकल, थियोराइज करना चाहते हैं। वैसे थ्योरी हर सोशल साइंस में भी होती है, पर क्या डिस्क्राइब करना चाहिए ज्योग्राफिकल फिनोमेना को, या उसकी कोई थ्योरी होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा चैप्टर में, एज वी विल स्टडी, कि एक मिडिल पाथ है जो कि फॉलो होगा। और वही मैं बता रही हूँ, लार्जली इस चैप्टर का यही ढिंढोरा पीटेगा। ये पूरे चैप्टर में दे आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट कि नेचुरलाइजेशन, ह्यूमनाइजेशन, थियोरेटिकल, डिस्क्रिप्टिव, बट एट द एंड ऑफ द डे आंसर क्या आएगा? मिडल पाथ। जो बुद्धा, गौतम बुद्ध कहते आ रहे हैं कि माध्यम मार्ग होगा, मिडिल पाथ है। आपकी सारी जो दुख दर्द पीड़ा है लाइफ में, जो भी बोर्ड एग्जाम, सीयूईटी, सब कुछ एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है, बैलेंस रखना है, एक हार्मनी। तो वही इस चैप्टर का क्रक्स है कि मिडिल पाथ, जो गौतम बुद्ध और भी लोग इसमें, ग्रिफिथ टेलर करके व्यक्ति हैं, उनका नाम भी है, बट आई थिंक इन बुद्धिज्म एंड इवन इन जैनिज्म एंड अदर्स एंड ऑल ऑफ आवर एंशंट सिविलाइजेशंस, बैलेंस की बात करी गई है, मिडिल पाथ की बात करी गई है। तो वही ये चैप्टर ना प्रोपोगेट कर रहा है कि नेचर और ह्यूमैनिटी के बीच में एक मिडिल पाथ होना चाहिए। तो लार्जली ये चैप्टर इसके बारे में, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमनाइजेशन, ये बात मैंने कह दी है ना। ये बड़े बड़े इन्होंने वर्ड्स डाल दिए, इसका कोई मतलब नहीं। नेचुरलाइजेशन क्या है? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, नेचर का इन्फ्लुएंस ज्यादा है ह्यूमन बीइंग पे। ये कब होता था? ये आपको याद होगा, नियोलिथिक, पेलियोलिथिक, हिस्ट्री में आप पढ़ते हो। उस टाइम पे ह्यूमन बीइंग्स बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। ऑन whom? नेचर। नेचर ही भगवान है, नेचर ही सब कुछ है, नेचर इज द प्रोवाइडर। उसे कह दिया हमने नेचुरलाइजेशन। सिमिलरली अब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ये क्या हो गया? आज का जमाना, आज का जो कलयुग कहते हैं जिसको, सो दैट इज दी ह्यूमनाइजेशन। ह्यूमनाइजेशन से ज्यादा अब ऐसा माहौल हो गया है कि हम डीमंस हैं, हमने डीमनाइज कर दिया नेचर को। तो आपको पता ही होगा, हम आईपीसीसी की रिपोर्ट आई, अब पता नहीं भी है तो इट्स ओके, ठीक है। 12th क्लास में बेवकूफ थी मैं भी, मुझे इतना भी नहीं पता था। तो करंट अफेयर्स के मामले में तो आई वॉज वेरी डम, न्यूज़पेपर आई यूज्ड टू बेयरली रीड। तो उस आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर, एंड उसमें आपको पता ही होगा किस तरीके से बात करी गई है। पेरिस अग्रीमेंट जो 2015 में आया था, कि इतना टारगेट हमको 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा एक्सीड नहीं करना, पर ऐसे हालात लग नहीं रहे। हमने पूरा माहौल खराब कर रखा है with all the pollution and ozone depletion and greenhouse gases। खैर यही है चैप्टर लार्जली। अगर आपको ये 3 मार्कर आता है ना, तो आपको अपना कॉमन सेंस भी थोड़ा यूज करना है, अपनी क्रिएटिविटी आप इसमें यूज करो, है ना। अगर 4 मार्कर, 5 मार्कर तो आने नहीं वाला इसमें से, पर अगर आ गया तो यूज योर क्रिएटिविटी। ये बहुत ही कॉमन नॉलेज पे बेस्ड है ये चैप्टर, ठीक है। कॉमन नॉलेज एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग। आपको ये एग्जाम्पल्स इस चैप्टर के हर जगह दिखेंगे, ठीक है। तो अब मूविंग फॉरवर्ड, इनफ अबाउट दिस। हम समझते हैं ह्यूमनाइजेशन, सिंपल वर्ड्स में तो समझ में आ गया ना, नेचुरलाइजेशन एंड ह्यूमनाइजेशन क्या है। नेचुरलाइजेशन हो गया आपका वेर योर ह्यूमन बीइंग इज मोर अफेक्टेड बाय नेचर, ठीक है। ट्राइब्स होते हैं, जैसे कि जो अभी भी इंडिजिनस ग्रुप्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटी है, वो कैसे रहती है? नेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, पूजा करते हैं नेचर की। उसी तरीके से ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर है कि ह्यूमंस जो हैं उस पे ज्यादा हावी है। रेलवेज, रोड्स, और आपके कोस्ट पे भी जाके ड्रिलिंग कर रहे हैं, माइनिंग, ये सब ह्यूमन बीइंग्स का काम है। तो ह्यूमनाइजेशन हो रहा है ऑफ नेचर। अब हम ये देख चुके हैं ये सारी बातें कि क्या होता था, है ना। अभी इतना बड़ा डिस्कशन किस लिए किया है? फॉर दिस इज ओनली फॉर योर रेफरेंस, कि आप इसको देख लें, रिवाइज कर लें, नोट्स जो होते हैं। कुछ लोगों को खुद नोट्स बनाने की आदत है, तो प्लीज स्टिक टू दैट। ऐसा नहीं है कि कोई आपको नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं तो आपको वही पढ़ना है। आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ो और अपने नोट्स बनाओ, दैट्स ऑल्सो फाइन।
दिस इज ओनली फॉर योर कन्वीनियंस, क्योंकि एनसीईआरटी में वो बहुत सी डू यू नो एंड ऑल दैट क्वेश्चंस होते हैं जो कि इतने रेलेवेंट नहीं, तो उसमें आप अपना टाइम ना वेस्ट करें, इसलिए मेन पॉइंट यहाँ। तो हमने देख ही लिया था, स्टडीज फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, फिजिकल नेचुरल ह्यूमन वर्ल्ड, the relationship between physical, natural, and the spatial distributions, human phenomena and how they come out, the social and economic differences between different parts of the world. तो फिजिकल ज्योग्राफी में ये सब नहीं होता, ये ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन इन्होंने दे दी। तो उसी को डिफिकल्ट वर्ड्स में लिखा है जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो ये सब आप वर्ड्स याद रखें, जैसे स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या, स्प्रेड कैसे हुआ है ना, जैसे कि ये आपका, मान लो ये इंडिया है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं कि कॉटन कहाँ पे है, स्पेशली यहाँ पे ज्यादा है आपका, यहाँ पे कॉटन की प्रोडक्शन। तो ये क्या है, इस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन। स्पेस पे कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा मेरा ये राइटिंग उड़ रही है, जिसको मैं थोड़ा जमीन पे लाती हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। और ठीक है, इसका इंटरेक्शन ये ह्यूमन सेटलमेंट्स में ना आपको बहुत ज्यादा सेट वो सीमेंट हो जाएगा कि कैसे ह्यूमंस ने ऑक्यूपाई कर रखा है लैंड को, सेटलमेंट्स बना रखी, ठीक है। तो ये आपका विजुअल क्लैरिटी यहाँ पे मिल गई ना। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वो बार बार सेम चीज को बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे आई ऑफ द स्टॉर्म, आई ऑफ द स्टॉर्म बोलते हैं, कैसे ह्यूमनाइज कर रखा है, ह्यूमन एस्पेक्ट्स को ना ऐड कर रखा है टू योर नेचुरल फिनोमिना। ये स्टॉर्म दिख रहा है, वैसी माउथ ऑफ द रिवर, हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स, है ना। तो डेफिनेटली नेचर इज वन फॉर्म ऑफ थेरेपी विच इज, आई डोंट थिंक इट्स एन अनमैच्ड सॉर्ट ऑफ थेरेपी एज वेल। तो की टर्म यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, कुछ डेफिनेशन है, पता है दी हुई हैं डेफिनेशंस, एक डब्बा बना है एनसीईआरटी में, उसमें डेफिनेशंस दे रखी हैं। उन डेफिनेशंस में बहुत सारी लंबी लंबी वर्ड्स लिखे हुए हैं, विच इज ऑल राइट, सेंटेंसेस लिखना आपको आना चाहिए, बट फॉर योर मेन अंडरस्टैंडिंग की याद रहे, सिंथेसिस की बात करिए, ह्यूमंस और जो नेचुरल फिनोमिना उसके बीच का सिंथेसिस, डायनामिज्म, कि ये दोनों एक दूसरे को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने बना ली, हम लोगों ने माइंस खोल दिए, ठीक है, सैंड माइनिंग हो गई, या तो उससे क्या हो गया, मान लो सैंड माइनिंग के खिलाफ इतने लॉज क्यों है, क्योंकि उससे सॉइल इरोजन हो जाता है, लैंड पूरा बैरन हो जाता है, तो इसलिए तो इतने लॉज हैं कि देयर इज अ सर्टेन लिमिट। सैंड माइनिंग माफियाज हैं, इन्हें क्यों पकड़ा जाता है, क्योंकि ये इस तरीके के फिनोमिना को जन्म देते हैं, इट इज हार्मफुल फॉर अस, सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो दैट। तो डायनामिक रिलेशनशिप है, कभी कभी भाई अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, तो हाउ दे अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्या हो जाता है, डिसरप्शन, ह्यूमन लाइफ का डिसरप्शन हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर वर्ड्स दे दिए फॉर यू टू इंक्लूड इन योर आंसर। आप लिखोगे सिंथेसिस, आप पूरा सेंटेंस याद रखने जाओगे तो ठीक है, याद हो जाता है कई बार, पर आप अगर ऐसे कीवर्ड अपने मन में है आपके सिंथेसिस के, डायनामिज्म, कॉन्सेप्शन, न्यू कॉन्सेप्शन, क्या ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स, न्यू कॉन्सेप्शन क्या है कि हम कैसे नए रिलेशंस को बर्थ दे पाए, जो कि हम पढ़ेंगे कि इन रिलेशंस के डिफरेंट नेम्स क्या हैं, जो कि हम आगे डिबेट्स में, आ गया डिबेट्स उसमें पढ़ेंगे, तो तब आपको ये सारे वर्ड्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। बाय द एंड ऑफ द चैप्टर आपको ये सारे कीवर्ड्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आपके टिप्स में हो गए, आराम से लिख दोगे, इसमें क्रिएटिव राइटिंग भी चाहिए होगी, ये मेन वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, एंड देन आपको उसको प्रोड्यूस करना है अच्छे से, ठीक है। और आंसर में स्पेस छोड़ छोड़ के पॉइंट्स में लिखना है आपको, ठीक है, क्लटर नहीं होना चाहिए, एग्जामिनर के लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए रीड करना, क्योंकि एग्जामिनर के लिए डिफिकल्ट हो गया रीड करना तो फिर वो नंबर भी वैसे ही देता है।
देते हैं, देती हैं, देता है, देती हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं डिबेट्स पे। यहाँ पे आपका एक चल रहा है भाई, MUN चल रहा है। MUN मॉडल यूनाइटेड नेशंस का, चलो छोड़ो। तो यहाँ पर डिबेट हो रहा है, और ये डिबेट आपके जोग्राफर्स के बीच में। नेचुरलाइजेशन, कुछ लोग इसमें जी लिखते हैं, जेड आ जाता है कई बार, और कुछ लोग एस लिखते हैं। आई प्रेफर टू राइट जेड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आई प्रेफर टू राइट जेड। आप एस भी लिख सकते हो, दोनों स्पेलिंग्स आर करेक्ट। पर प्रेफरेबली आप एस लिखो, क्योंकि स्कूल में पता नहीं बोर्ड एग्जाम्स में किस तरीके से, वैसे स्पेलिंग्स डोंट मैटर, बट आई एम जस्ट सेइंग। नाउ हियर वी आर लुकिंग एट द मेन क्रक्स। क्या है ये चैप्टर अबाउट? नेचुरलाइजेशन एंड ह्यूमनाइजेशन, द टू टर्म्स जो मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको इनिशियली समझाए थे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो है आपका नेचुरलाइजेशन। तो हमने देख लिया था ना कैसे होता है नेचुरलाइजेशन। ठीक है, नेचुरलाइजेशन में कुछ नहीं है, आपका वही है। क्या है? ट्राइब्स की कैटेगरी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रॉम हिस्ट्री। संथल हूल, याद होगा, संथल रिबेलियन, मुंडा रिबेलियन, ये आपको याद होंगे। ये क्यों थे संथल रिबेलियन? ये क्यों ट्राइब्स? चुवार रिबेलियन, चुवार अपराइजिंग, ये सब क्यों हुई थी? और अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट क्लॉजेस क्यों है? टू प्रोटेक्ट द इंडिजिनस पॉपुलेशन, टू प्रोटेक्ट द ट्राइब्स एंड देयर एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज नाम का ये क्लॉज क्यों है अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि नेचुरलाइज्ड ह्यूमन लिविंग चल रही है अभी। जो हमारे ट्राइब्स हैं वो अभी भी नेचुरलाइज तरीके से रहते हैं। बस्तर के आपने NCERT में पढ़ा होगा कि किस तरीके से वर्शिप किया जाता है ट्रीज को, प्लांट्स को, सॉइल को। तो नेचुरलाइजेशन अभी भी मौजूद है। ठीक है, तो वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग इतनी क्लोज रिलेशनशिप में, ह्यूमन और नेचर के बीच में इतना क्लोज रिलेशनशिप है, और नेचर हावी है, क्योंकि ह्यूमन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है नेचर। ये तो था नेचुरलाइजेशन। अब हमें देखना है ह्यूमनाइजेशन। ह्यूमनाइजेशन का सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडिकेटर, सिग्निफिकेंट क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंडिकेटर क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने नेचर की काया पलट दी। आपको देख रहे हैं रेलवे ट्रैक्स शुरू हो गया था, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन याद होगा आपको, वहीं से ये सारी शुरुआत हुई थी। किस तरीके से स्टीम इंजन आ गया, और क्या क्या धीरे धीरे डेवलपमेंट्स आई। बुलेट ट्रेन्स भी आ गई आजकल तो, जापान वगैरह में जहाँ भी है। और आपका इंटरनेट आ गया, और व्हीकल्स हैं आपके, प्लेन्स हो गए, एयरप्लेन्स। तो इतनी सारी डेवलपमेंट्स हैं, और ये सारी डेवलपमेंट्स आपको बता रही हैं कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रोग्रेस, साइंस में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, कल्चर में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारा कल्चर आजकल दुनिया में, दुनिया क्या बन गई है, ये टर्म आपने सुना होगा, ग्लोबल विलेज। द वर्ल्ड हैज नाउ बिकम अ ग्लोबल विलेज। इतना हम टेक्नोलॉजिकली और कल्चरली डेवलप कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी इज अ सिंगल मोस्ट इंडिकेटर, और हमें आज के जमाने में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है समझना टेक्नोलॉजी को, बिकॉज वो हमारे नेचुरल लॉज, हमारी ह्यूमैनिटी को इफेक्ट कर रही है टेक्नोलॉजी, है ना। प्रिवेसी की बातें होती हैं आजकल, इंटरनेट की यूसेज की बात होती है। फेसबुक तो खैर पुराना हो गया, कोई नहीं यूज करता आजकल। इंस्टाग्राम यूज कर, नो ऑफेंस टू एनीवन हु यूजेस फेसबुक ऑफ कोर्स। तो ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि कल्चर कैसे डेवलप हो गया। टेक्नोलॉजी और कल्चर का बहुत ही इस तरीके का रिलेशनशिप हो गया है। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, फुल ऑफ लव एंड हेट ऑल्सो समटाइम्स। तो यही चीज हो गई है ह्यूमनाइज, ये नेचर को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, नेचर अब इंसान बनते जाए, इंसान की बोझ तले अब नेचर
बर्डन हो गया है, दबता जा रहा है, ये हो रहा है। और फिर यू नेवर नो, वी विल, एंड वी आर ऑल्सो फेसिंग द रैथ ऑफ नेचर। रैथ क्या? नाराजगी भी, गुस्सा जो है नेचर का, वो भी हमें फेस करना पड़ता है, थ्रू फ्लड्स, थ्रू लैंडस्लाइड्स, थ्रू अर्थक्वेक्स, राइट? नाउ दिस इज डन। लो टेक्नोलॉजी एंड लो स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट था पहले, तो उसको एक टर्म दिया गया है जोग्राफर्स के द्वारा, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म निकल गया था। आप में से बहुत लोग पढ़ेंगे सोशियोलॉजी, हिस्ट्री। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर व्हाट यू विल स्टडी इन कॉलेज। तो उसमें इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म कार्ल मार्क्स की थ्योरी में निकल के आएगा। बट फिलहाल इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से काम चलाते हैं। इन्वायरमेंट डिटर्म, नाम में ये डिटर्मिनिज्म क्या होता है? डिटर्मिन, डिटर्मिन से समझते हैं। डिटर्मिन मतलब किसी चीज को पता है, मतलब डिटर्मिन क्या होता है, आई एम नॉट एबल टू ट्रांसलेट। या डिटर्मिन इज टू, आई एम डिटर्मिन, मैं करके रहूंगी ये चीज। और एक होता है डिटर्मिन, कि इससे आपको पता लगती है ये चीज, कि एनवायरनमेंट पे ये इतना ज्यादा डिपेंडेंट है हमारा, जो क्या कहते हैं, आजकल का, आजकल का नहीं, पुराने जमाने का जो माहौल था, इट वॉज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के द्वारा डिटर्मिन होता था, पता लगता था कि इनका माहौल कैसा रहेगा, ये खाएंगे क्या आज, है ना? आज बारिश होगी तो ये कैसे सोएंगे, केव्स में जाके सोएंगे कैसे, ये तो एनवायरनमेंट डिसाइड करता था। डिसाइड इज द वर्ड, है ना? तो वो चीज हो गई आपकी। चलो, बढ़िया हो गया, अब समझ में आ गया। डिटर्मिन भी ट्रांसलेट कर ही दिया मैंने ना। नाउ मूविंग ऑन। देखो, दिस इज अ लवली पिक्चर विच बेसिकली इज अ पिक्चर ऑफ अ नेचर हिपस्टर, नेचर बफ्स, है ना? तो दिस इज समबडी जो नेचर को वर्शिप कर रहा है, नेचर में पीस मिल रहा है, नेचर में खुशियां मिल रही हैं। तो दिस इज दिस इमेज, एंड दिस इज योर नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। क्या बोलेंगे? नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। ये हो गया आपका नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स आएंगे आपके पास, व्हेन यू विल बी गोइंग थ्रू दिस। बोहेमियन, as I said, nature buff, nature lover, hashtag nature hipster, all of that. Okay. ये तो हमने देख ली, है ना? ऑलमोस्ट सीम्स लाइक अ रेपिटेशन, कि सोल सस्टेनर है, अर्थ की पूजा, ये हम बार बार यही सेम चीज आपको ये लिखनी है, तो इसलिए हम इस पे ज्यादा वक्त और जाया नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बढ़ी, हम कहाँ आ गए? नेसेसिटी से फ्रीडम की तरफ आ गए, हैं ना? अब हमें लग्जरीज चाहिए। एज गांधी had pointed out that nature has enough for everyone's needs but not for everyone's greed। तो ग्रीड के रास्ते पे जाता जा रहा है इंसान आज के जमाने में। ठीक है, कलयुग आ गया, एज वन वुड पॉइंट आउट। तो ये सब शुरू हुआ, देखो थोड़ा ना हिस्टोरिकली भी रिलेटेड है, आगे भी जब देखोगे ना तो उसमें फेजेस दे रखे हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो उसमें फेजेस दे रखे हैं कि किस तरीके से हिस्ट्री के साथ हमारी स्टडी ऑफ ज्योग्राफी एंड नेचर और ह्यूमन बीइंग्स का जो रिलेशनशिप है वो इवॉल्व हुआ। नाउ यहाँ पर विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस, एंड हमने डिफरेंट वेज इजाद किए, न्यूलिथिक ह्यूमन बीइंग, एंड धीरे धीरे वी डिस्कवर्ड फायर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स। तो उसके साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी भी बेटर होती गई, और नेसेसिटी से हम फ्रीडम की तरफ जाते हैं। अच्छा, एक्सप्लोरेशन हमने शुरू किया, न्यू वर्ल्ड की डिस्कवरी हुई, कोलंबस एंड ऑल योर, आई थिंक, कॉर्टेज एंड अदर्स, तो वो डिस्कवर करने लग गए। ठीक है, तो और वास्को ड गामा, डिफरेंट रूट्स मिले, नेविगेशन में बहुत ज्यादा, आई शुड मेंशन दिस, नेविगेशन में उस टाइम पे पोर्चुगल बहुत ज्यादा पेट्रोनाइज कर रहा था। पेट्रोनाइज क्या? पेट्रोनाइज क्या होता है? लोग सोचेंगे इतनी सारी इंग्लिश हो गई।
पेट्रनाइज मतलब कि उन्हें प्रमोट किया जाता था कि आप जाइए और ढूंढिए, एक्सप्लोर करें। एक एयर ऑफ नेविगेशन, शिप बिल्डिंग उस जमाने में बहुत ज्यादा हो गई थी कि जाओ और यू you नो अपने पंख लहरा लो, पूरे अर्थ को ढूंढ लो। तो यूरोपियंस इस टाइम पे बहुत ज्यादा इस चीज में एक्टिव हो गए, क्योंकि उनके जो रूलर्स है ना, वो ही ये प्रमोट कर रहे थे इस एक्टिविटी को। तो फिर बहुत उन लोगों ने शिप बिल्डिंग में एडवांसेस किए, नेविगेशन, मैप, कंपास, ये सब फिर उन लोगों ने काफी डेवलप किया। तो वही है, वो यहाँ से शुरुआत हुई और फिर हेल्थ रिजॉर्ट पे आ गई बात, सैटेलाइट्स तक आ गई। सैटेलाइट्स एंड हेल्थ रिजॉर्ट, हेल्थ रिजॉर्ट क्या कह रही हूँ, ये तो आपके टूरिस्ट रिजॉर्ट्स कह लो आप। हेल्थ रिजॉर्ट तो नहीं होगा, थेरेपी रिजॉर्ट हो सकता है, थेरेपी, नेचर थेरेपी, ट्रैवल रिजॉर्ट्स हो गए आपके एक तरीके से। तो सैटेलाइट्स हो गई, तो ये तो अच्छी अच्छी चीजें हो गई, पर जो खराब भी चीजें हुई हैं वो रेपरकशंस हम देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ओजोन डिप्लीशन। यही सब आपको बार बार, ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये भी हो जाता है एक्सट्रीम में जब आप जाओगे तो, जो कि ह्यूमन बींग्स जा रहे हैं आजकल। तो दिस कॉजेज ह्यूमनाइजेशन एंड इसे पॉसिबिलिज्म भी कहा गया। और इसलिए ग्रिफिथ टेलर की मैंने इमेज नहीं डाली, आई थिंक गौतम बुद्धा हैड सेड दैट वे बिफोर हिम। तो नियो डिटर्मिनिज्म, लेकिन उन्होंने नहीं कहा नियो डिटर्मिनिज्म है, ये नया फॉर्म ऑफ डिटर्म, नियो कहीं भी आ जाता है ना, जैसे कि आपको देखा होगा नियो लिबरलिज्म पॉलिटिकल साइंस में भी आप देखते होंगे। वैसे ही जब नियो टर्म आ जाता है, नियोपॉलिटन, उसका कोई बहुत स्पेशल मीनिंग नहीं होता, नियो मतलब न्यू ही है। ठीक है, तो उसमें है कि एक न्यू फॉर्म ऑफ डिटर्मिनिज्म होना चाहिए, जो कि ना तो एनवायरनमेंट से फोकस्ड हो, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करे, और ना ही ह्यूमनिज्म हो ज्यादा उसमें एक्सट्रीम। तो दोनों एक्सट्रीम ना होके बीच का पाथ हम चूज करेंगे, जो कि होगा मिडिल पाथ, या फिर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो एनसीईआरटी में उन्होंने कहा है रेड लाइट सिग्नल, कि कैसे जो आपकी रेड लाइट है उसमें ग्रीन लाइट भी हो जाती है, येलो लाइट, जैसे ही मतलब पेशेंस के साथ होती है। आपको वेट करना सिखाते हैं ट्रैफिक में, और आपको रूल्स समझ में आते हैं, पेशेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन होती है उससे। तो वही चीज यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे ही आप देखते हो कि आप नेचर को ओबे कर रहे हो, ठीक है, पर जैसे ही देखते हो कि ये ज्यादा हो गया, यू स्टॉप एंड रीवैल्यूएट। ठीक है, जैसे ही आप देख रहे हो कि यार आज तो कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया, तो आप रुकोगे ना, फिर आप ब्रेक लोगे, थोड़ा अपने आप को काम करोगे और थोड़ा रिलैक्स करोगे, और देख रहे हो कि भाई कुछ ज्यादा ही रिलैक्सेशन हो गया, किताब ही नहीं खुल रही है ज्योग्राफी की, तो फिर आप रीइवैल्यूएट करोगे अपने इस डिसीजन को। तो वही चीज यहाँ पर भी है ना। ये आपके आ गए द रियल इंडिविजुअल हु टॉक्ड अबाउट इट। तो मिडिल पाथ की यहाँ पे उन्होंने बात करी। नाउ वी विल बी लुकिंग एट ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने कहा था कि एक हिस्टोरिकल एलिमेंट उसमें आएगा, तो वही है ये हिस्टोरिकल एलिमेंट। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सो एज वी हैव बीन डिस्कसिंग कि ये जो चैप्टर का खासकर कि ये लास्ट सेगमेंट एंड थ्रू आउट इट, हम ह्यूमन ज्योग्राफी में एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि ह्यूमंस और कल्चर और ज्योग्राफी के बीच का ज्योग्राफिकल फिनोमेना, लैंड फॉर्म्स, सोसाइटी, आपकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, इनका कैसे साथ में कनेक्शन बैठ रहा है। ठीक है, तो हम थ्रू आउट दिस चैप्टर यही एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। और ये जो लास्ट सेगमेंट है, बिफोर वॉचिंग दिस, इफ यू वांट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, यू कैन टेक दैट एंड देन यू कैन ज्वाइन इट। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट सेगमेंट है, और यहाँ पर हम हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल फिनोमेना के बीच का एक फाइनल अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि ये किस तरीके से इंटर रिलेटेड है। ये जो डिसिप्लिन है ह्यूमन ज्योग्राफी का, इसमें आपको ये चीज एज आई हैव सेड कि बार बार आएगी कि बहुत ज्यादा इंटर रिलेशंस हैं, बहुत ज्यादा connecting the dots. So the dots have been connected in this particular chapter. ठीक है, तो हम अब ये लास्ट सेगमेंट में देख रहे हैं
ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू दी फैसेट्स और द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, कि टाइम के साथ साथ ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे चेंज हुई है। जैसे कि इस मैप के थ्रू इलस्ट्रेट कर लो। फॉर इंस्टेंस, पहले कलोनियलिज्म था एक टाइम पे, फिर किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज ने अपना इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल स्टार्ट किया। ठीक है, तो क्या चेंजेस हुए विथ कॉलोनाइजेशन। आपने सुना होगा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइटेशन किया था। यू मस्ट हैव हर्ड टर्म्स लाइक प्लांटेशंस। प्लांटेशंस बनाए गए थे टू प्रोड्यूस टी, कॉफी, रबर। तो किस तरीके से एग्रीकल्चर को अफेक्ट किया गया है, एग्रीकल्चर वाज अफेक्टेड। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने किस तरीके से अर्बनाइजेशन आया। ठीक है, अर्बनाइजेशन ने किस तरीके से हमारे लैंड यूज पैटर्न को चेंज किया, लैंड यूज पैटर्न। तो ये सब क्या है, ये ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं, और ये किस तरीके से रिलेटेड है विद दी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। तो इनका इस तरीके से कुछ कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, दे आर अफेक्टिंग ईच अदर। तो वही यहाँ पर एस्टेब्लिश है। सिर्फ हिस्ट्री नहीं, आगे हम देखेंगे और भी सब फील्ड्स हैं, और भी फील्ड्स हैं, सोसाइटी जो कि सोशियोलॉजी है, और बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी अफेक्ट किया गया है, आपस में इनका इंटर रिलेशन रहा। ठीक है, so we move on from here to the next slide. Yeah, so here we are talking about वही सेम चीज, ओनली डिफरेंट टर्म्स। वही सेम चीज डिस्कस हो रही है, इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, पर टर्म्स नहीं यूज किए हुए। तो ये टर्म्स आप अपने आंसर्स में यूज करेंगे। क्या? अडेप्टेशन। ये हमने बायोलॉजी में भी देखा हुआ है बचपन में, लाइक टिल क्लास 10th अडेप्टेशन बहुत सुना होगा। साइकोलॉजी में भी आप सुनेंगे अडेप्टेशन वर्ड, कैसे हम बिहेवियर्स को अडेप्ट कर लेते हैं। इंटेलिजेंस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अडेप्टेशन। वैसे ही सेकेंड टर्म इन लोगों ने दिया हुआ है एडजस्टमेंट एंड मोडिफिकेशन। तो ये भी डिफरेंट स्टेजेस बता रहे हैं। इनिशियली एज आई हैव सेड, ह्यूमन बीइंग्स दे अडेप्टेड, दिस इज द अर्थ। उसमें अलग अलग पीरियडाइजेशन हो रहे, आइस एज आ रहा है, यू नो डिजास्टर्स हो रहे हैं, इरप्शंस हो रहे हैं, वोल्केनिक इरप्शंस। उसके साथ साथ जो आपका ह्यूमन बीइंग है वो इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तब जाके आपके होमोसेपियंस इमर्ज हो रहे हैं। तो ये जो एवोल्यूशन हो रहा है ये क्या है? दिस इज अडेप्टेशन। तो ये तो फर्स्ट स्टेज हो गया। फिर एडजस्ट कर रहे हैं उसके साथ, कि इसमें क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ रहा है। एकदम से अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गए, साइक्लोन्स, या फिर मॉनसून्स। डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी काफी फैसिनेटिंग लगते थे अर्ली ह्यूमंस को। तो एडजस्टमेंट्स हो रही हैं और मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, कि अब हम कैसे इस एनवायरनमेंट के साथ रहें। और जिस स्टेज में हम हैं आजकल, उसमें मॉडिफिकेशन की बात तो छूट ही गई है। वी आर कंप्लीटली ऑल्टर्ड द लैंडस्केप, द एनवायरनमेंट, द सराउंडिंग्स। अर्बनाइजेशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है, लैंड यूज पैटर्न इतना ज्यादा हमारा चेंज हो गया है, और उसके साथ साथ कोस्टल रीजन, सीज, ओशंस, सब में हम पेनिट्रेट कर चुके हैं। और हम इस समय पर हम क्लाइमेट को इतनी बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, एंड क्लाइमेट क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज है। तो हम उस स्टेज पे आ गए। ठीक है, सो दीज हैव बिन, ये जो भी हैं ह्यूमन बींग्स ने कॉज करे हुए। ठीक है, ओवर डिफरेंट इकोलॉजिकल नीशेस। तो इकोलॉजी मैंने डिस्कस किया, थोड़ा बायोलॉजी से सिमिलर है, थोड़ा ह्यूमन ज्योग्राफी का एस्पेक्ट है, तो एक सिस्टर फील्ड है। उसी में एक टर्म होता है इकोलॉजिकल नीश। तो उसका जो मीनिंग है आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे नीचे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल नीश, या फिर एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग भी लिख सकते हो, जो भी आपको समझ में आता है। यहाँ पर मैंने एक हिंट दिया हुआ है, इट्स रिलेटेड टू मैच मेकिंग। ठीक है, समझ नहीं आएगा, इतना क्लियर हिंट नहीं है अनलेस यू आर एब्सोल्युटली श्योर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट यू विल बी राइटिंग द आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, इसका हिस्ट्री से तो कंटिन्यूटी है,
और उससे क्या हुआ है कि अप्रोचेस भी चेंज हुए, ह्यूमन ज्योग्राफी को व्यू करने के भी और हिस्ट्री को व्यू करने के भी अप्रोचेस चेंज हुए होंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा और थ्योरेटिकल जा रहे हैं, आई डोंट थिंक कि इतना नेसेसरी है, बट आई विल टेल यू कि ये किताब तो मोस्टली केस स्टडीज से डील कर रही है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्क्सिस्ट परसेप्शन भी आएगा कि हम समझने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट्स को, जैसे कि हो गए पॉवर्टी, पॉवर्टी का क्या ओरिजिन है, ठीक है, डेप्रिवेशन का क्या ओरिजिन है, वही सेम चीज, ठीक है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को हम वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की कोशिश करेंगे और ओनर्स के भी, तो थोड़ा इसमें मार्क्सिस्ट अप्रोच भी आएगा। फिर नेक्स्ट अप्रोच जो मेंशन किया हुआ है एक बॉक्स में वो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और दी वेलफेयरिस्ट अप्रोच। तो ये वेलफेयरिस्ट अप्रोच टू एनीथिंग, कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी गवर्नेंस का फॉर्म है, वेलफेयर मॉडल, ये आप आई थिंक पॉलिटिकल साइंस में पढ़ोगे या आपने पढ़ लिया होगा वाया आयुष सर। तो वहां पर वेलफेयर मॉडल भी है कि हम स्टेट को गवर्न करेंगे थ्रू दी वेलफेयर मॉडल। सिमिलरली ज्योग्राफी को व्यू करने के लिए भी वेलफेयरिस्ट वेलफेयरिस्ट स्कूल है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें कि एस्पेक्ट ये है कि हम वो चीजें देखें सोसाइटी में जो कि आपका प्रोग्रेस क्रिएट कर रही है, ह्यूमन प्रोग्रेस, राइट। ह्यूमनिज्म कब आया? ह्यूमनिज्म केम विद दी रेनेसां, ह्यूमन पे फोकस करें ऐसी एस्पेक्ट्स पे जो ह्यूमन की डेवलपमेंट, ह्यूमन की नीड्स के लिए, जो ह्यूमन सोसाइटी को हेल्प कर पाए, वेलफेयर मॉडल, वेलफेयर स्कीम्स हो जैसे, तो हम वो एस्पेक्ट्स पढ़ें ज्योग्राफी के। तो ये था। तो इसी तरीके से रेडिकल स्कूल इज योर मार्क्सिस्ट स्कूल, ह्यूमनिस्टिक हो गया आपका एक सोसाइटल अप्रोच कि सोसाइटी में आई थिंक काफी सिमिलर है, बस रेडिकल स्कूल में थोड़ा ज्यादा पॉवर्टी और क्लास डिफरेंस के बीच की बात ज्यादा है, क्योंकि मार्क्सिस्ट थॉट से इंस्पायर्ड। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ वेरियस सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। डायनामिज्म हमने डिस्कस कर लिया था, emphasizes the aspect of dynamism and vibrant nature of the subject, all right। 15th सेंचुरी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया हमने? हमने कोलंबस को डिस्कस किया था, राइट। हमने डिस्कस किया था पोर्चुगल को, हमने डिस्कस किया था द स्पिरिट ऑफ नेविगेशन एंड एक्सप्लोरेशन, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, ऑल राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डिस्कस इज अ, हम अब ये डिस्कशन लेंगे, सब फील्ड्स को देखेंगे कि क्या सब फील्ड्स ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है, और क्या इंटर रिलेशंस हैं सिस्टर डिसिप्लिन्स के साथ, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, राइट। दिस इज हियर, these are your interrelations. So after this we will also look at the historical trajectory. तो ये हो गया सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आई थिंक नाम से आई थिंक इट इज एक्सप्लेनेटरी, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन हो रही है जस्ट बाय लुकिंग एट द नेम। तो सोशल ज्योग्राफी में एज आई सेड किससे रिलेशन होगा एस्टैब्लिश? जस्ट अ सेकंड, आई एम लुकिंग फॉर द एनोटेशन, यस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो किन सारे सब्जेक्ट्स के साथ इसका रिलेशन है सोशल ज्योग्राफी का, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो, नाम से ही आप एसोसिएट कर सकते हो। सोशियोलॉजी तो आप पढ़ रहे होगे, कुछ लोगों के पास होगा साइकोलॉजी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, विमेन स्टडीज, हिस्ट्री, एपिस्टेमोलॉजीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोशल ज्योग्राफी, नाम से ही आपको सोशल ज्योग्राफी जब आएगा तो कौन सी ये टर्म्स, आई डोंट थिंक कि ये आएगा कभी भी एग्जाम में, बट इन केस समथिंग ऑफ द सॉर्ट इज आस्क्ड तो सोशल से आप वर्ड रिलेशन लगा लो। सोशियोलॉजी तो हो ही गया क्योंकि वो सोशल को डिस्कस कर रहा है, हिस्ट्री भी हो गया, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस नहीं आएगा इसमें, ठीक है, वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का एस्पेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी हो गया, वो भी काफी सिमिलर है विद सोशियोलॉजी, ठीक है। और आप एसोसिएट कर लो और साइकोलॉजी को, क्योंकि ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। इज द स्पेलिंग राइट? नो, समटाइम्स, ओ आई रिमूव द होल थिंग,
सॉरी अबाउट दैट, साइकोलॉजी। तो ये हो गया, ठीक है। अर्बन ज्योग्राफी, अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग, काफी मतलब अजीब सी चीजें हैं। आई डोंट थिंक इट इज एज नेसेसरी फॉर यू, बट वील जस्ट रीड इट आउट इन केस पूछते किसी एमसीक्यू में। ऑल्दो आई हैव अ फर्म बिलीव कि नहीं पूछेगा ऐसा कुछ, बट इन केस, जस्ट इन केस। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इलेक्टोरल ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी, क्योंकि ये गवर्नेंस और उससे पॉलिटिक्स, स्टेट गवर्नेंस, इन सारी चीजों से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मिलिट्री साइंस और पॉलिटिकल साइंस, इस तरह की चीजें हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी इज इंटरेस्टिंग इन द सेंस क्योंकि इस बुक में, ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक में, जो नेक्स्ट चैप्टर है, इट डील्स विद पॉपुलेशन। तो वहां पर आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी और डेमोग्राफी, डेमोग्राफिक डिविडेंड सुना होगा आप लोगों ने। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? why don't you write this in the comment sections, and next chapter में तो हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड, why is it important for India, करंट अफेयर्स से भी काफी रिलेटेड हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट सेगमेंट आ जाता है इसमें वो है, लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन, सेटलमेंट ज्योग्राफी। ये भी इंटरेस्टिंगली इस बुक में आपको मिलेगा। सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट्स हम करने वाले हैं, उसमें अर्बन रूरल प्लानिंग और वही हो गया आपका अर्बन एंड रूरल प्लानिंग। देन वी हैव इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और ये काफी हद तक इस किताब में भी और इंडिया ज्योग्राफी की जो किताब है उसमें यूज होगा। हम लोग वी विल बी लुकिंग एट ऑल द डिफरेंट प्रोसेसेस, प्राइमरी एक्टिविटीज, रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, इन सब पे एम्फोसिस जाएगा। तो वो आपका क्रक्स है ऑफ दिस बुक ऑल्सो इन सम वेज, एंड ऑफ द नेक्स्ट बुक एज वेल। तो ये हो गए हमारे सिस्टर डिसिप्लिन। क्लोज रिलेशनशिप होता है ह्यूमन ज्योग्राफी का विद अदर सोशल साइंसेस। इस मामले में ये फिजिकल ज्योग्राफी से डिफरेंट है। फिजिकल ज्योग्राफी में इतना क्लोज रिलेशन किसी भी अदर सोशल साइंसेस ग्रुप से नहीं होगा, बाकी समाज शास्त्रों को नहीं देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक थोड़ा साइंटिफिक एंड टेक्निकल जियोलॉजिकल एस्पेक्ट में चला जाता है। यहाँ पर ह्यूमन से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए हम सोशल साइंसेस को कंसिडर करेंगे। तो काफी इंटरडिसिप्लिनरी हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो वाइड स्प्रेड कवरेज है, एक बार बस हिस्ट्री का हम देख लेते हैं दोबारा से, ऑल्दो वी हैड लुक्ड एट इट। फिर भी हम यहाँ पे एक एनालिसिस कर लेते हैं। हमने थोड़ी बहुत, काफी हद तक हमने एनालिसिस कर ली थी, ब्रॉडली अंडरस्टैंड हो गया था, अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। और यहाँ पे हम और एस्टैब्लिश कर लेते हैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। कलोनियल पीरियड, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इंपीरियल ट्रेड इंटरेस्ट, ठीक है, हो गया था ये। इंसाइक्लोपीडिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसमें आपको कौन याद आ रहा है इसमें? जस्ट अ लिटिल बिट, थोड़ा एनोटेशन में आए। या आई थिंक नाउ आई एम रेडी विद द एनोटेशन। एनोटेशन क्या आप सोचते हो, एनोटेशन क्या बोल रही है बीच बीच में? एनोटेशन इज ये, ओ, आई एम नॉट गुड एट इट। एनोटेशन ये ड्राइंग है, ये मार्क करना। एनोटेशन एक बहुत अच्छा फीचर है, आपकी खुद की कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई नॉवेल पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो उसमें आप ये यूज कर सकते हो। ये एक फिजिकल फॉर्मेट है एनोटेशन का, ये चिट्स, कि अच्छा यहाँ पे मैंने ये नोट्स डाले थे, मैंने ये मेंशन किया था। कोई फिक्शन भी पढ़ रहे हो ना, तो ऑल्सो दिस इज वेरी यूजफुल। फिक्शन क्या है? फिक्शन नहीं पता होगा कुछ लोगों को। फिक्शन मतलब स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स, काल्पनिक कहानियां, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम कलोनियल पे। कलोनियल पैटर्न्स एंड एक्सपेडिशंस हमने देख लिए थे। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट बिट, जो कि है आपका रीजनल एनालिसिस। ये क्या है? ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। जब हम रीजन को ले रहे, idea was that all regions were part of the whole. So understanding of the parts in the totality would be leading to an understanding of the whole. तो हम ये आपका, लेट्स कंसिडर द मैप ऑफ इंडिया अगेन, ठीक है। Don't laugh at my map. I just, this is a very make do map, ठीक है।
सो दिस इज माई मैप ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है इंडिया का मैप, बट रफली। तो यहाँ पर आई टेक अ रीजन, कि मैं यूपी का रीजन मैंने ले लिया, ठीक है, और मैं उसको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, उसकी ज्योग्राफी मैंने अंडरस्टैंड की, मैंने उसकी हिस्ट्री अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। तो मैं एक बहुत ही ज्योग्राफिकल एनालिसिस कर रही हूँ, मैं उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी देख रही हूँ, मैं लिटरेसी देख रही हूँ, या फिर आई एम लुकिंग एट ह्यूमन सेटलमेंट्स, किस तरीके से, कितनी सिटीज हैं, कितने विलेजेस हैं। तो मैं ये एनालिसिस कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया, ये एक रीजनल एनालिसिस हो गई, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेज है ऑफ कॉलोनियल पीरियड। व्हाई इज इट द सेकेंड स्टेज ऑफ द कॉलोनियल पीरियड? क्योंकि यहाँ से, मान लो ये आपका यूरोप है और यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही यूरोप कुछ पास हो गया साउथ अमेरिका की। ये आपका आपका यहाँ पे आपका यूरोप हो गया, चलो, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। और यहाँ आपका साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आपका यूनाइटेड स्टेट्स है। फॉर इंस्टेंस नॉर्थ अमेरिका, पहले तो ये डिविजन्स नहीं थे। तो जब ये लोग यहाँ पे आए अटलांटिक ओशन से इस तरफ से, तो यहाँ पे इन्होंने न्यू वर्ल्ड डिस्कवर किया। इन रीजन्स में इन्हें इन्होंने क्या कहना स्टार्ट कर दिया, न्यू वर्ल्ड। ये आए इंडिया की खोज करते हुए, इधर उधर न्यू वर्ल्ड में पहुंच गए, साउथ अमेरिका पहुंच गए, गोल्ड सिल्वर इन सब चीजों की, डायमंड्स, इनकी खोज करने आए, तो दे डिस्कवर्ड द न्यू वर्ल्ड। एंड ऐसे ही फिर उन्होंने कॉलोनाइज किया इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इंडिया को भी कॉलोनाइज किया। तो फिर क्या इमर्ज हुआ इनका, रीजन स्पेसिफिक एनालिसिस शुरू हो गई, कि अच्छा इंडिया में ये है, यू नो, टी प्लांटेशंस अच्छे हो सकते हैं, तो हम यहाँ प्लांटेशंस टी के खोल लेते हैं, कॉफी के खोल लेते हैं। यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में रबर प्लांटेशंस अच्छे हो सकते हैं। तो यहाँ से एक रीजनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। तो रीजनल एनालिसिस उसको कहा गया। मेयर डिस्क्रिप्शन से फिर ये रहने लगे, सेटल होने लगे। तो इन्होंने पूरा रीजनल एंथ्रोपोलॉजिकल एक तरीके से एनालिसिस भी किया कुछ लोगों ने। अदर देन एक्सप्लॉयटेशन ये काम भी हुआ है। देन यू हैव योर 1930s, दैट इज योर इंटर वॉर पीरियड। कौन सा वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। Identifying the uniqueness of any region and understanding how and why it was different from the others. So इस टाइम पे ज्यादा एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज शुरू हो गई, कंपैरेटिव। एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी का यही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, कि ये काफी कंपैरेटिव इन नेचर होते हैं। तो इस टाइम तक तो इन्होंने इतना ज्यादा रीजन्स को कॉलोनाइज कर लिया था यूरोप में, दैट दे कुड एक्सप्लेन, दे कुड कंपेयर इंडिया विथ से साउथ ईस्ट एशिया, और दे कुड कैरी आउट सच कंपैरिजंस। तो ये कंपैरेटिव स्टडी भी शुरू हो गई, ठीक है। तो आप थोड़ा अपनी हिस्टोरिकल मेमोरी पीछे जाओ टाइम में, क्योंकि ये जो एस्पेक्ट है इस चैप्टर का, वो डिमांड ही ये कर रहा है। इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड इतना नहीं है जितना हिस्ट्री एंड दूसरे डिसिप्लिन से ज्योग्राफी के रिलेशन के बारे में, क्योंकि ह्यूमंस आ गया जैसे। लेट 1950s टू लेट 1960s स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन का आ गया, मार्क्ड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स, ठीक है। साइंस को इसमें इंक्लूड कर लिया, साइंस और मैपिंग, मैप्स, और इन सब के बीच का एक ट्राइंगल बनता गया, स्टैटिस्टिकल टूल्स। इट्स मोर देन अ लव ट्राइंगल, इट्स मोर देन दैट एक्चुअली। तो इस तरीके से ये इस्टेब्लिश होता गया, राइट। एंड देन वी हैव द 1970s एंड 1990s ह्यूमनिस्टिक, रैडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल्स, जो कि हमने डिस्कस किया। बिहेवियरल स्कूल नहीं कर पाए थे, ये थोड़ा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल ह्यूमन बिहेवियर्स को, कैसे किसी पॉपुलेशन का क्या बिहेवियर है, पॉपुलेशन स्टडीज में भी आप देखोगे ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी और ज्योग्राफी को रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आ गया, ये क्वांटिटेटिव। अच्छा, ये अगेन बहुत ज्यादा ना रिसर्च ओरिएंटेड चैप्टर है, जो मैं नहीं घुसना चाहती, क्योंकि ये आपके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। ये आपको बहुत बाद में सुनने में आएगा, अगर आप मास्टर्स करोगे तो आपको ये टर्म सुनने में आएगा, रिसर्च मेथडोलॉजी, ठीक है। तो उसमें ही ज्योग्राफी में एक मेथड होता है क्वांटिटेटिव, और एक होता है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव से पता चल रहा है कि ये नंबर्स,
स्टैटिस्टिक्स, टूल्स, कंप्यूटर्स इससे डील कर रहा है, और क्वालिटेटिव ज्यादा लोगों के परसेप्शंस, ओपिनियंस, लोगों की विचारधारा उससे डील करता है। इसमें क्या आ जाता है कि आप लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं इंसानियत को, और क्वांटिटेटिव में आप इंसानियत को समझ रहे हैं नंबर के थ्रू, लोगों की बातों के थ्रू नहीं, नंबर के थ्रू। तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि ये समझने लायक चीज नहीं है फिलहाल आपके लिए। ये आप मास्टर्स में, बैचलर्स में, रिसर्च में, पीएचडी में आपको ज्यादा समझने की जरूरत है। फिलहाल आपके लिए इतना फाइन है कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से ये लोग खुश नहीं थे। ये एक ह्यूमन डीह्यूमनाइज कर दिया था इन्होंने ज्योग्राफी को समझ। जब भी हम, जैसे लेट्स से कि कोरोना पैंडेमिक आया, तो पैंडेमिक में आप देखते होंगे कि आज इतने केस आ गए, 10,000 केसेस, 50,000 केसेस। एक टाइम था जिसमें अब इन केसेस का किसी को नाम नहीं था पता, नाम इनका कहीं रिकॉर्डेड होगा मेडिकल फाइल्स में, पर जब आप रोज इंटरनेट खोलते थे, आपके लिए ये सिर्फ एक नंबर था। ये नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, आपके लिए ह्यूमन बींग्स, आपको नहीं पता वो ह्यूमन बींग्स कौन है। अगर आप दुखी भी हो रहे हो कि अरे आज 10,000 लोग बीमार हो गए इस त्रासदी से, या जो भी है, 5 लोगों की मृत्यु हो गई या जो भी, तब आपके लिए एक नंबर था। आपको नहीं पता था कि भाई वो कौन 5 लोग हैं, कौन 10 लोग हैं, कौन 10,000 लोग हैं हु हैव डाइड। तो स्टैटिस्टिक्स आपको सिर्फ एक नंबर दिखाता है, कोई भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको एक नंबर दिखाता है। फिर जब आप और आगे रिसर्च करते हो, तब आपको उस नंबर के पीछे का चेहरा पता चलता है कि वो 5 लोग कौन थे। अच्छा, उसमें 5 डॉक्टर्स थे, 10 ऑफिसर्स थे। तो इस तरीके से आपको पेजेंट्स थे, वर्कर्स थे, तो ये सारी चीजें आपको रियलाइज होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये आपका क्या हो गया, स्कूल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये 1970s में आया था। इस टाइप पे आपका साइकोलॉजी में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ। तो आई थिंक अगर आपको प्रियांशी मैम, आई थिंक आपको जब साइकोलॉजी पढ़ाएंगी तो शायद वो भी इस पे टच करें, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। ठीक है, और सोशल पॉलिटिकल रियलिटी इससे भी, कि वर्कर्स की अगर डिमांड मीट नहीं हो रही तो उन पे क्या असर हो रहा है, उनकी साइकोलॉजी पे, वो कौन से रीजन्स में रह रहे हैं, कौन से नेबरहुड्स में रह रहे हैं, अमीरों के नेबरहुड्स में रह रहे हैं, गरीबों के नेबरहुड्स में, तो ह्यूमन सेटलमेंट आ जाता है। तो ये सब है। और 1990s में आपका आ जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इन्होंने इतने बड़े वर्ड्स दे दिए हैं कि जो आपके कभी काम नहीं आएंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म, अनलेस आप इसे सोशियोलॉजी में पढ़ें, जो कि मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपका इंग्लिश लिटरेचर में आता है या हिस्ट्री में भी आता है, सोशल साइंसेस में भी आता है, पर कब आता है, इन योर बैचलर्स डिग्री। ठीक है, तब आपका आएगा ये। तो फिलहाल आई डोंट थिंक यू शुड कंफ्यूज योर सेल्फ, क्योंकि आप जितना ज्यादा इसमें जाओगे, जितना ज्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आपको इतना ध्यान नहीं देना है, आपने बस पढ़ लिया, ठीक है, ये पढ़ लेना है इसको। ठीक है, ये क्या है, ग्रैंड जनरलाइजेशन विद द एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज टू एक्सप्लेन द ह्यूमन कंडीशंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच लोकल कॉन्टेक्स्ट इन इट्स ओन राइट वाज एम्फसाइज्ड। इतना ठीक है कि रीजन से भी बढ़कर ये लोकल पे आ गए, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म में ना फिर बहुत ही ज्यादा आपको मुश्किल नाम दिखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक फिलॉसफी है और वो आपका सब्जेक्ट मैटर नहीं है। फिलॉसफी भी कोई सब्जेक्ट तो था नहीं आपका, होगा नहीं क्लास 12 में। जिनका है आईसीएससी या कहीं पे सीबीएसई में तो वो पढ़ सकते हैं, पर ज्योग्राफी में ये काम नहीं है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई विल नॉट गो इनटू इट। आप बस समझ लो कि और भी ज्यादा माइक्रो स्टडी होने लगी। रीजन पढ़ लिया, स्टेट पढ़ लिया, लोकेलिटी पढ़ ली, स्लम पढ़ लिया, और नीचे जाते जाते इस तरीके से हाउस होल्ड पढ़ लिया, माइक्रो स्टडीज हो गई। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में वो आ गया। पोस्ट मॉडर्निज्म में एक्सप्लेन करूंगी तो फिर ये लेक्चर कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये डिस्कशन हो गया है। सो हियर वी रैप अप द सेशन। हमने क्या देखा इस पूरे चैप्टर में, हमने स्टार्ट किया, लेट्स रीकैप, रीकैप कर लेते हैं यहीं पे। हमने स्टार्ट किया इंटर रिलेशन से, कि पिछले कुछ 1 साल में हमने
ह्यूमन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा था। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या था, हम सिर्फ लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे, क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पढ़ रहे थे, ओशंस के बारे में पढ़ रहे थे। ह्यूमन का जिक्र नहीं था, ह्यूमन गायब था। अब जैसे ही ह्यूमन पिक्चर में आया तो क्या हो गया, हमारी ज्योग्राफी की ब्रांच चेंज हो गई। हम आ गए ह्यूमन ज्योग्राफी में। और ह्यूमन ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है विद अदर सिस्टर डिसिप्लिन्स ऑफ द सोशल साइंसेस। हिस्ट्री से खासकर की रिलेशनशिप है ह्यूमन ज्योग्राफी का। ठीक है, तो ये हमने देखा क्या, एक्सपैंडिंग नॉलेज सब फील्ड हमने देख ही लिया। वाइड स्प्रेड कवरेज है इस पूरे। हम ये जानना चाह रहे थे, हमारा पर्पस क्या था कि हम कैसे समझ पाए। और हमने क्या क्या पढ़ा था, पॉसिबिलिज्म, कि हम ह्यूमनाइज कर सकते हैं नेचर को। हम नेचर पे, हमें हर समय डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा, हम नेचर को चेंज कर सकते हैं। हम नेचुरलाइजेशन से कहाँ पहुंच गए थे, ह्यूमनाइजेशन की तरफ। ठीक है, और उसी को क्या हो गया, पॉसिबिलिज्म। एक सेकेंड, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म देखा हमने, कि एनवायरमेंट किस तरीके से हमारी हरकतों को डिटर्मिन कर रहा है, डिसाइड कर रहा है एनवायरमेंट, क्योंकि हम एनवायरमेंट की मर्जी पे हुआ करते थे। जैसे कई ट्राइब्स एंड इंडिजिनस पॉपुलेशन आज भी रहते हैं। ठीक है, ऑल्दो कई लोग अर्बनाइज हो गए हैं, रूरल सोसाइटी डेवलप हो गई है, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट आ गया है, हम नेचर को अब हम अफेक्ट कर पा रहे हैं। हम क्या कर पा रहे हैं, हम ह्यूमनाइज से ज्यादा अब तो हम डीमंस बन गए हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था शुरू में। ठीक है, तो हमें क्या लेना था, मिडिल पाथ, नियो डिटर्मिनिज्म, कि हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और ये पॉसिबिलिज्म की दुनिया से निकलें और हम नियो डिटर्मिनिज्म में आए। स्टॉप एंड गो, ठीक है, रिवाइटलाइज करें, रिलैक्स करें मिडिल पाथ में। मिडिल पाथ गौतम बुद्ध का, ये हमने देखा था, ग्रिफिथ टेलर नाम दिया एनसीईआरटी में। और फिर हम आ गए थे कॉरिडोर्स थ्रू, कॉरिडोर्स देखने, ज्योग्राफी किस तरीके से हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस होती आई है, तो वो भी हमने देख लिया। और हमने सब फील्ड्स भी देख ली। ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। जब आप ज्योग्राफी ऑनर्स करेंगे ना, तब आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। पूरा एक पेपर होगा, आप अच्छे से समझिएगा। पर फिलहाल आप नहीं कर रहे हैं, हम बस समझना चाह रहे हैं, इंट्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं कि ये किताब किस बारे में। और इस किताब में बहुत सारी हम क्या देखेंगे, केस स्टडीज। केस स्टडीज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक कंडीशंस को भी हम समझेंगे। हम उसके थ्रू पॉवर्टी को भी समझ जाएंगे इनडायरेक्टली। इकोनॉमिक ज्योग्राफी को भी समझेंगे, इंडस्ट्रीज। अर्बन ज्योग्राफी को भी समझेंगे थ्रू दी अर्बन सेटलमेंट्स, एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी को भी समझेंगे। तो ये लार्जली इस चैप्टर का क्रक्स है। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी ऑल, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, उसका ग्रोथ, और उसी का आगे किस तरीके से हम उसको ह्यूमन डेवलपमेंट से कनेक्ट करेंगे, कि ये जो पॉपुलेशन है किस स्थिति में रह रही है और ह्यूमंस की क्या डेवलपमेंट है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी ऑल. So have a good day, guys, and revise this chapter. We will do some MCQs and questions from this chapter in the next chapter. जो भी मैंने बोला है उसका आपको फटाफट से, एक सेकेंड, उसका आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शंस में मेंशन करना है। क्या था आज का क्वेश्चन, काफी थे। इकोलॉजिकल नीश था, यहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और एक आध और क्वेश्चन था, तो वो भी आप कमेंट्स में मेंशन करेंगे। ओके, सो हैव अ गुड डे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।